Student, welcome to Biology class. Student, cell के इस पार्ट में मीन सेकेंड पार्ट में we are going to study about eukaryotic cell, cell wall and cell membrane. आप लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं about the cell, cell theory, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस थे वो आप लोगों ने जानकारी की और प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में स्पेशली पढ़ा। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड पार्ट में यूकैरियोटिक सेल के विषय में, सेल वॉल के विषय में और सेल मेम्ब्रेन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट पार्ट में जब डिफरेंशिएट किया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में तो कुछ डिफरेंसेस बताए थे। उनमें से मेन डिफरेंस बताया था कि न्यूक्लियस का पाया जाना। अगर न्यूक्लियस पाया जाता है तो दैट इज द यूकैरियोटिक सेल, अगर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। अब न्यूक्लियस मीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। दीज आर द क्रोमैटिन थ्रेड्स which are surrounded by the nuclear membrane in eukaryotic. Another structure, rounded structure is known as nucleolus. It is also present in the eukaryotic cell. In DNA, histone protein join together in eukaryotic cell. तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रोकैरियोटिक से इसको अलग करती है। और क्या हो सकता है, और बताया था कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट। तो दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट दीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बैक्टीरिया और ब्लू-ग्रीन एल्गी के विषय में मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में सेल के। यहाँ पर हम लोग यूकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी जितनी भी सेल्स पाई जाती है, जितने प्लांट पाए जाते हैं, जितने एनिमल्स पाए जाते हैं, दे आर हैविंग यूकैरियोटिक। अब उसमें प्लांट में अगर पाई जाएंगी तो प्लांट सेल बोली जाएंगी, एनिमल में पाई जाती है तो एनिमल सेल बोली जाएंगी। और कुछ एनिमल सेल और प्लांट सेल में भी डिफरेंसेज होते हैं, तो वो डिफरेंसेज हम बाद में क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि अगर हम ये दिस इज द प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर अगर हम स्टडी करते हैं तो दिस इज द मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना ये कहाँ से आ गई है? सपोज दीज आर द 4 सेल्स, तो दीज 4 सेल्स आर ज्वाइन टुगेदर विद दिस लेयर। इसी को बड़ा करके देखा गया है, ये आया, तो दिस इज द मिडिल लैमिना। ये जो है इसको जोड़ रही है चारों सेल को, एक सेल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये। तो ये चारों सेल इससे जुड़ी हुई है। दिस इज द मिडिल लैमिना। मिडिल लैमिना के नीचे सेल वॉल पाई जाती है। दिस लेयर मीन्स दिस इज द सेल वॉल। अब सेल वॉल का पाया जाना है प्लांट सेल का मेन कैरेक्टरिस्टिक है। बैक्टीरिया को प्लांट सेल में रखा गया है क्योंकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है। यहाँ पर क्या है कि प्लांट सेल अगर एनिमल सेल से डिफरेंशिएट करते हैं तो सेल वॉल इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट। तो सेल वॉल का पाया जाना जरूरी है प्लांट सेल के। सेल वॉल के नीचे हम देखते हैं एक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अब ये तो हो गया सेल इन्वेलप जो पूरे सेल को कवर कर रहा है। अब इसके अंदर जब जाएंगे तो इसके अंदर का सारा पार्ट प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से लेकर के पूरा अंदर का जितना हिस्सा है दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यही जीवित पार्ट होता है सेल का। और ये पार्ट अगर डेड हो जाता है तो हम कहते हैं सेल डेड हो चुकी है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या पढ़ेंगे? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल एंड सम अदर थिंग व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये सब प्रोटोप्लाज्म में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस का पाया जाना, किसी भी सेल में न्यूक्लियस का पाया जाना जरूरी है।
क्योंकि न्यूक्लियस को कंट्रोलर माना जाता है, बिना न्यूक्लियस के वो सेल सर्वाइव नहीं कर पाती। जैसे हम लोगों की आरबीसी में न्यूक्लियस स्टार्टिंग में होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इसीलिए हम लोगों के आरबीसी का जो जीवन काल होता है 100 से 120 डेज के करीब होता है। तो न्यूक्लियस के बगैर सेल का कोई मतलब नहीं होता है। तो न्यूक्लियस पाए जाने का एटलीस्ट 1 न्यूक्लियस, कभी कभी कुछ सेल्स ऐसी होती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस पाए। न्यूक्लियस से जुड़ी हुई एक अलग से संरचना पाई जाती है, दिस स्ट्रक्चर रेटिकुलेट स्ट्रक्चर, जाल के जैसी संरचना पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास माइटोकॉन्ड्रिया गाल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। कुछ सेल्स में, प्लांट सेल्स में लाइसोसोम पाए जाते हैं, लेकिन रेयर केसेस में लाइसोसोम तो होती है। लाइसोसोम एनिमल सेल की विशेषता, ज्यादातर लाइसोसोम एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, बट प्लांट सेल्स में रेयर केसेस में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में एक विशेषता और पाई जाती है जो वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल, सेल वैक्यूल। 1 or 2 large cell vacuoles are present in the plant. क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट को ग्रीन कलर देते हैं, डिफरेंट पार्ट को ग्रीन बनाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है प्लांट सेल में। राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम 80S टाइप के पाए जाते हैं यूकेरियोटिक सेल में, और 70S टाइप के भी पाए जाते हैं। 70S टाइप के पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म में 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मींस बोथ टाइप्स ऑफ द राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द यूकेरियोटिक। तो ये एक प्रकार से यूकेरियोटिक सेल का है, और इसमें एक फ्लूइड जैसी संरचना होती है, अंदर भरी होती है मैट्रिक्स फ्लूइड जैसा, जिसे कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही ये सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इसके सेंटर में हो सकता है सेल के, या उस पार्ट में पाया जाता है जहां से ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल कर दे। कभी कभी ये थोड़ा किनारे की तरफ भी होता है कुछ सेल्स में, लेकिन वहां से इसकी कंट्रोलिंग हो जाती है सारे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर। इसीलिए इसकी पोजीशन जो होती है वो सेल में ऐसी जगह पर होती है जहां से पूरी सेल को कंट्रोल करता है। दिस इज द कंट्रोलर। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सेल का, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। लाइसोसोम के विषय में आप लोगों ने पढ़ा है कि दीज आर द सोसाइटल बैग्स। गाल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, सेल की ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क पाया जाता है, पूरा जाल पाया जाता है। ये चीजें जो है सेल को सपोर्ट करती है और सेल को एक डेफिनिट शेप दे रही है। इधर बाहर से सेल वॉल मैंने बताया है कि सेल वॉल जो पाई जाती है, सेल वॉल उसको एक निश्चित शेप दे रही है। अब डिफरेंस में हम लोग अगर स्टडी करें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेन डिफरेंस क्या क्या होते हैं, तो उसमें हम लोग स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाएगी। सेकेंड, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाएंगे, वो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, चाहे क्रोमोप्लास्ट हो, चाहे ल्यूकोप्लास्ट, बट दी प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल। नेक्स्ट, वैक्यूल्स का पाया जाना, दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लांट सेल। वैक्यूल्स कभी कभी एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं स्टूडेंट, लेकिन बहुत ही छोटे, या तो पाए जाएंगे तो बहुत छोटे होंगे और या तो पाए नहीं जाएंगे। तो वैक्यूल्स का हो गया। इनके प्लांट सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज स्टार्च, या अन्य कोई चीज हो सकती है, लेकिन मेन जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट सेल का स्टार्च होता है। और एनिमल सेल में जो मेन रिजर्व फूड मटेरियल होता है दैट इज ग्लाइकोजन। यानी हम लोगों की बॉडी में, हम लोग एनिमल हैं, एनिमल में आते हैं हम लोग, या जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो हम लोगों में जो रिजर्व फूड मटेरियल है दैट इज ग्लाइकोजन। स्टूडेंट, नाउ सेकेंड पार्ट, this is the main eukaryotic cell. Now second part we are going to study about cell wall. Students, now we are going to study about the second topic, that is cell wall. सेल वॉल क्यों इम्पॉर्टेंट है और सेल वॉल की जरूरत क्या है और कैसे बनती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ से स्टूडेंट समझिए कि सपोज दीज आर द 4 cells which are joined together with the help of middle lamina. This is the middle lamina which joins the plant cell.
अब मिडिल लैमेला यानी एक सेल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी है। यानी अगर एक तरफ यानी इस सेल के हिसाब से हम बात करें तो मिडिल लैमेला के सबसे नीचे की तरफ सेल्यूलोज का सेडिमेंटेशन होता, जमा हो जाता है। तो सेल्यूलोज से मिलकर के ये प्राइमरी सेल वॉल बनती है। कभी कभी कुछ दिनों के बाद प्लांट में इसी के ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है, सेकेंडरी लेयर बन जाती है। उसमें कई पदार्थ हो सकते हैं, लिग्निन वगैरह हो सकता है, सुबेरिन हो सकता है, या अन्य पदार्थ हो सकते हैं, जो इसमें सेडिमेंटेशन हो जाता है और काफ़ी मोटाई बढ़ जाती है सेल वॉल की। तो सेल वॉल की मोटाई बढ़ने से इसको मजबूती मिलती है, एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है सेल को। और जो प्राइमरी सेल वॉल होती है मोस्टली दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन या हेमिसेल्यूलोज या लिग्निन, सुबेरिन, ये सब पदार्थ होते हैं जो जम जाते हैं, इसकी वजह से हार्डनेस आ जाती है। तो ये तो हो गया सेल वॉल के विषय में। और ये एक डेफिनेट शेप दे रही है सेल को, साथ ही साथ मजबूती दे रही है, और एक टोटल पारगम्य या टोटल परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य कर रही है। यानी इससे होकर के एक सेल से दूसरी सेल में आवागमन बना रहता है, कुछ पदार्थों का आ जा सकती है। सेकेंड पार्ट सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में यानी थर्ड टॉपिक, ये सेल मेम्ब्रेन, ये फिगर आप देखिए स्टूडेंट, लुक एट दिस फिगर, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज लोकेटेड जस्ट बिलो द सेल वॉल। स्टूडेंट, ये जो मॉडल हमने बनाया है, दिस मॉडल इज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। There were two scientists, Singer and Nicolson, who gave the model of fluid-Mozak model of plasma membrane or cell membrane. Fluid-Mozak model है। इस मॉडल में क्या बताया गया है कि इसमें बाहर की ओर जो पाए जा रहे हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, और अंदर की ओर लिपिड के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, यानी ऐसे ये पाए जा रहे हैं। तो बाहर से इधर और इधर दो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, और इन्हीं दोनों प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल के बीच बीच में लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये आ रहा है। तो इस तरीके से 4 लेयर्स की हो गई। अब बाहर वाली प्रोटीन की लेयर, फिर लिपिड की लेयर, फिर लिपिड की लेयर, और उसके बाद फिर प्रोटीन की लेयर, तो 4 लेयर हो गई। अब प्रोटीन इसमें कैसे कैसे पाई जाती है? कुछ प्रोटीन तो पेरीफेरल होती है, जो पेरीफेरल प्रोटीन जो बाहर बाहर पाई जाती है, दीज आर द पेरीफेरल प्रोटीन, these are the peripheral proteins. Some proteins embedded in between the lipid molecule, so this is the integral protein. ये बीच बीच में धसी होती है लिपिड मॉलिक्यूल के बीच बीच में, तो इनको इंटीग्रल प्रोटीन बोला जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती है जो चैनल बनाती है, यानी इधर से अगर किसी पदार्थ को पास होना है और इधर जाना है, यानी ये चैनल ऐसे बने हुए, और इन्हीं से होकर के कोई पदार्थ आराम से ऊपर से नीचे आ सकता है या नीचे से ऊपर जा सकता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये मेन रूप से जो पाई जाती है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कार्य है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको चाहेगी उसको अंदर जाने देगी, जिसको नहीं चाहेगी नहीं जाने देगी। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जिसका सिलेक्शन करेगी वो तो अंदर चला जाएगा, और जिसका सिलेक्शन नहीं करेगी अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विषय में। ये इसको फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल बोला जाता है। इसे सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट ने दिया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछते हैं, नीट वगैरह में भी पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि इस पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, आप लोगों ने यूकैरियोटिक सेल के विषय में पर्याप्त जानकारी कर ली। सेल वॉल के विषय में भी आप समझ गए होंगे कि सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, स्पेशली कैल्शियम पेक्टेट। मैग्नीशियम में भी पॉसिबल, बट इट इज स्पेशली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। पेक्टिक पदार्थ आप लोगों ने सुना होगा, कुछ फल हम लोग फ्रूट वगैरह यूज करते हैं जिसमें पेक्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें जो जेली वगैरह जो जिससे बनाई जाती है
तो मिडिल लैमेला ये पाई जाती है। मिडिल लैमेला जो है दो सेल को जोड़ने का कार्य करती है। अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए कि जैसे प्लांट सेल में हमने बताया है कि मिडिल लैमेला इसको जोड़ने का काम कर रही है प्लांट सेल को, तो इसी तरह से जो एनिमल सेल होती हैं उनमें भी कई सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं और these cells are joined together with the help of different types of junctions। उसमें जंक्शंस पाए जाते हैं। यहां पर कभी कभी हम देखते हैं कि बीच बीच में यहां प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये साइटोप्लाज्म से बने हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो आर पार जाते हैं इस तरह से, जो एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने का कार्य करती है इस तरह। तो दीज आर द प्लाज्मोडेस्माटा बाय व्हिच टू सेल्स आर जॉइंड टुगेदर। द साइटोप्लाज्म और टू सेल्स आर जॉइंड टुगेदर, यानी इन्हीं के थ्रू इसका साइटोप्लाज्म सेकंड सेल से बगल से जुड़ा होता है, अटैच होता है, और इससे कोई पदार्थ इसमें जाना, इससे कोई पदार्थ इसमें जाना। कभी कभी इसका फायदा क्या मिलता है कि सपोज करिए सेल है तो इस सेल को हमने किसी कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रख दिया, तो कंसंट्रेट अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इसके अंदर भरा है और बाहर की तरफ कंसंट्रेट सॉल्यूशन भरा, तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा एक्टोऑस्मोसिस द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जा रही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इससे पानी रिस करके निकल जाएगा और ये पूरी सेल पिचक जाएगी, फ्लैसिड स्टेज में आ जाएगी। पिचकना फ्लैसिड कहा जाता है, और वो सेल कुछ समय के बाद मर जाएगी, डेड हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, लेकिन फिर जब इसमें अलग से पानी फिर से भर जाता है तो फिर से टारगेट स्टेज में आ जाती है, यानी साइटोप्लाज्म फिर से अपनी जगह पर पहुंच जाएगा प्रोटोप्लाज्म, और ये सेल तल जाएगी पूरी तरह से, टारगेट स्टेज में आ जाएगी पूरी तरह से और ये फैल जाएगी। जैसे किशमिश को पानी में अगर डालते हैं तो फूल जाती है, और अंगूर को शक्कर के गाढ़े घोल में अगर डालोगे, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में डालोगे शुगर सॉल्यूशन के, तो वो पिचक जाएगी। ये इसका एग्जाम्पल है। कभी कभी इसका एग्जाम्पल और देखने को मिलता है कि अगर कोई प्लांट है उसकी रूट के आसपास हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो रूट के आसपास का जो कंसंट्रेशन होता है बढ़ जाता है और पूरे पौधे का पानी, प्लांट का जो वाटर है वो तो नीचे चला आता है और प्लांट पूरा सूख जाता है। तो ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द यूकैरियोटिक सेल, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। थैंक्स।